हेलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1। वैसे आपके पास टेक्स्ट बुक है, इसमें नंबर 1 चैप्टर तो कैंसिल हो गया है, चैप्टर नंबर 2 है एक्चुअल में, और अभी हम उसको फर्स्ट नंबर के रूप में मानेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। आगे भी पहले आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8, 9, 10th डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, of the people, for the people। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, और ये डेफिनेशन दिया था अब्राहम लिंकन ने। तो यहाँ पर देखें कि डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में रूलर्स कौन है? तो रूलर्स पब्लिक के द्वारा चुने हुए लोग रूलर्स हैं। और तो इसके अंदर इलेक्शन कौन करता है? इलेक्शन कैसे? बहुत सारे सवाल उठते, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें कि चलो डेमोक्रेसी है तो इसके रूलर्स कौन है? तो ये रूलर्स है, तो कौन कौन रूलर्स है इसमें? तो डेमोक्रेसी में जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड बाय द पीपल वो रूलर्स है। इलेक्शन सिस्टम कैसी है? सभी देश में अलग अलग सिस्टम होगी, पता नहीं भारत में कैसी सिस्टम है। 18 साल से ऊपर वाले लोग वो चुनाव करते हैं, उसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव आता है और नीचे का भी स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम है, ग्राम पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक सभी चुनाव आते हैं। तो अलग अलग चुनाव की सिस्टम है हमारे पास। वैसे सिस्टम से है, बट चुनाव करना, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करते हैं। राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। इसके बाद देखें पीपल, तो इसमें कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से लोग गवर्नमेंट बनाने में, ये पार्टिसिपेशन करने में, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे बनती है, कैसे काम करती है, वर्क ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और इसको कौन सा फॉर्म क्या किस प्रकार का है। छोटी सी बात बीच में बता दूं मैं आपको, पार्लियामेंट की जो सिस्टम है, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो लोकसभा में डायरेक्टली लोग इसमें इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, और जो राज्यसभा का इलेक्शन है उसमें हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उसमें वोटिंग करते हैं। इट मींस अल्टीमेटली हमारा वोट वहां तक पहुंचता है, बट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए पहुंचता है। तो उसी तरह से अलग अलग सिस्टम, गांव में सरपंच का इलेक्शन है तो गांव के लोग खुद ही उसमें वोटिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से सिस्टम हमारा चलता है, ये है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। हाँ, मेजर डिसीजंस है वो इलेक्शन के जरिए इलेक्टेड पीपल के द्वारा लिए जाते हैं। बट हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान में जो हुआ था उसके बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। पाकिस्तान में एक बार ऐसा हुआ कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो आर्मी के चीफ थे, उन्होंने 1999 में, अक्टूबर 1999 में पूरा का पूरा अपना रूलिंग वहां पर स्थापित कर दिया, एक डिक्टेटर की तरह, और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। जो उस टाइम रूलिंग गवर्नमेंट थी उनको हटा के जो खुद जनरल थे, आर्मी के चीफ थे, उन्होंने गवर्नमेंट का पूरा मतलब पूरा अपने हाथ में ले लिया, देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली और चीफ एग्जीक्यूटिव अपने को घोषित कर दिया। 2002 में उन्होंने 5 ईयर का एक्सटेंशन लिया और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बना के, इट मींस जो अमेंडमेंट, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करके उन्होंने एक रूल्स पारित कर दिया, और ये रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 5 साल का एक्सटेंशन कर दिया। और वो एक रूल्स कैसा था कि पावर बाय आर्मी ऑफिसर्स। तो जो रूल्स उन्होंने पास किया वो लीगल फ्रेमवर्क के जरिए पास किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए, और उसमें पावर्स बाय आर्मी ऑफिसर्स दिया है। आर्मी का चीफ है वो पूरी की पूरी सत्ता ले सकता है, मतलब किसी का वो किए बगैर, वोटिंग किए बगैर। अब दूसरा यहाँ पर है कि उन्होंने ये जो पास किया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो यहाँ पर उनकी मीडिया, उनके जो सोशल वर्कर्स, उसकी ह्यूमन राइट्स के जो वर्कर्स है, सारे के सारे बहस चल रही है कि वो लोग सोच रहे हैं कि इसमें भी धोखाधड़ी हुई है, और खुद को ऐसे घोषित कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर ये बहुत लंबा ये डिस्कशन चला, वर्ल्ड वाइड डिस्कशन चला, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये। तो ये जो पूरा का पूरा उन्होंने लिया, मतलब एक मोनार्ची, एक राजाशाही की तरह उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता हाथ में ले ली। मतलब यहाँ पर कोई दूसरे मेजर इलेक्शन पीपल वो इलेक्टेड होके नहीं आए थे, और यहाँ डिसीजन मेकिंग पावर खुद के ऊपर ले लिया और खुद यहाँ के सत्ताधीश बन गए थे। तो यहाँ पर कौन सी डेमोक्रेसी आई? यहाँ पर कौन सी डेमोक्रेसी का उन्होंने पालन किया? कुछ नहीं, सीधा सामने से ही उन्होंने अपना पूरा का पूरा यहाँ पर कब्जा कर लिया, पूरे के पूरा एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। जैसे यहाँ पर देखें
आपको दिया हुआ ये टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पर उन्होंने जो अमेंडमेंट किया था राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो जो लोकल असेंबली है, लोकल एरिया की जो असेंबली है, लोकल स्टेट की जो असेंबलीज है उसको कैंसल करके वो अपना यहाँ पर रूलिंग जो चुनाव किया है वो चुने हुए प्रतिनिधि वहां के रियल वास्तविक रूप में रूलर्स नहीं रहेंगे और वो अंतिम उनका फैसला नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने खुद एक डिक्टेटरशिप और मोनार्ची की तरह खुद अपने हाथ में बागडोर पूरी ले ली और यहाँ पर औपचारिक रूप में एक छोटी सी एक चुनी हुई सरकार भी बनाई और सांसद और सरकार जो होती है और ये सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है। बट यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जिसको यहाँ पर जनता नहीं चुनती है, इसे टेक्स्ट बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर वो जनता नहीं चुनती है और डायरेक्टली उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स को यहाँ पर बिठा दिया और ऐसे आर्मी हेड थे तो उन्होंने पूरा का पूरा ले लिया। इट मींस आगे वाले चैप्टर्स में भी आपने देखा जो चैप्टर 1 ये रेफरेंस में आप पढ़ोगे तो पोलैंड के भी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर जो परवेज मुशर्रफ का जो एग्जांपल दिया है तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को साइडलाइन करके खुद के ऊपर ही पूरा का पूरा यहाँ पर वो शासन ले लिया था। मतलब लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में अंतिम रूप से निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होनी चाहिए? चुने हुए लोगों के पास होनी चाहिए। तो यहाँ जो अमेंडमेंट किया, चुनाव किया, सब में धोखाधड़ी करके खुद यहाँ पर एक डिक्टेटर की तरह, एक तानाशाही की तरह बैठ गए और बन गए। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा डेमोक्रेसी को साइडलाइन करके कैसे उन्होंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया पूरा का और डेमोक्रेसी का गलत फायदा भी उठाया। यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसके अंदर दो केस स्टडी हम देखेंगे, चाइना एंड मैक्सिको। चाइना जिसके अंदर 5 साल के अंदर कंट्री की जो पार्लियामेंट है इसकी इलेक्शन होती है। यहाँ पर जो पार्लियामेंट है इसका नाम दिया है कुआंगो रेनिन डीबी ड्यूई, मतलब कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो यहाँ पर ये हर 5 साल में इलेक्शन होती है जो पूरे चाइना से 3000 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। बट यहाँ पर ये चीज है कि ये जो इलेक्शन में खड़े होंगे, जो मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको कम्युनिस्ट पार्टी सीपी, कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल के बाद ही ये लोग अपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2002-3 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और उनकी जो 8 अलायंसेस पार्टी है, 8 सहयोगी पार्टी, इनके ही लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और सरकार बनाई। सोचने वाली बात यह है तो यहाँ क्या रियल डेमोक्रेसी आई? क्या दूसरी पार्टियों ने, दूसरे लोगों ने यहाँ पर लागू किया, दूसरे लोगों ने यहाँ पर अपना नॉमिनेशन करवाया? नहीं। दूसरा 1930 मैक्सिको में देखें तो मैक्सिको का एक एग्जांपल दिया है। 1930 में आजाद होने के बाद मैक्सिको में डिसाइड किया कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है आफ्टर 6 ईयर हम करेंगे, 6 साल बाद इलेक्शन यहाँ पर होगी। तो यहाँ 2000 के साल में, ईयर 2000 में PRI पार्टी जो है, PRI जिसका फुल फॉर्म पीछे से चालू होता है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, PRI। ये पार्टी क्या करती थी? बहुत सारे एग्जांपल उसके जो कारनामे हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं। फोर्सफुली एक्टिविटी, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मीटिंग होती थी, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में फोर्सफुली इसी पार्टी के मेंबर को वोट करना है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता था कि आपके पेरेंट्स को भी फोर्सफुली बताना है कि इसी पार्टी में वोट करें। और ये पार्टी क्या काम करती थी? बड़ी पार्टी थी और सामने दूसरी पार्टी को टिकने नहीं देती थी। और ये फोर्सफुली अपना जो इलेक्शन का डे है उसमें चेंजेस कर देंगे, इलेक्शन का टाइम और जो इलेक्शन का प्लेस है, मतलब कि जो बूथ है, इलेक्शन बूथ है, उसको लास्ट मोमेंट पे चेंज कर देंगे। मतलब जहां लगता है कि यहाँ की कुछ पब्लिक हमको वोट देने वाली नहीं है वहां ऑटो सर्टेनली चेंज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी उनके अलग अलग ऐसे कारनामे हैं, फोर्सफुली लोगों को प्रेशराइज करना, सेंटर चेंज कर देना, बच्चों को बताना, कॉलेज के बच्चों को। और जब भी कोई पार्टी यहाँ पर मीडिया में दे तो वहां पर मतलब कि ये PRI पार्टी अपनी बहुत सारी यहाँ पर जो हुक्मी चलाती थी और कैसे भी करके यहाँ पर अपने ही वोटिंग करके अपना ही रूलिंग यहाँ पर पार्टी यहाँ पर रूलिंग में आती थी मैक्सिको में। तो यहाँ देखिए कि ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे, 2 केस स्टडी देखे। तो दोनों के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर आपको लगता है कि कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन का यहाँ पर कोई रोल आया? नहीं आया। मतलब कि डेमोक्रेसी कहने की डेमोक्रेसी है बट अल्टीमेटली यहाँ प्रेशराइज्ड डेमोक्रेसी है। मतलब कि एक दूसरे को प्रेशर कर रहा है, ये पार्टी प्रेशर कर रही है, इनको ही वोट करना है, यही पार्टी के लोग यहाँ पर इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, नॉमिनेशन करेंगे। यहाँ PRI पार्टी जो चला रही है अपने कामकाज।
तो इसी प्रकार से लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में बताया जाता था कि हमारी पार्टी को वोट कीजिए, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर वोट करेंगे, इस तरह से वो प्रचार करते थे। मतलब ये बहुत गलत तरीका था। तो यहाँ पर हमने देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस। तो यहाँ पर देखिए कि ये पूरे की पूरी जो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, वो उसके ऊपर ही ये डेमोक्रेसी टिकती है। तो चुनाव के आधार पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के आधार पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम के आधार पर ही होना चाहिए। और सत्ता में बैठे लोगों को यहाँ हार जीत का सामना अवश्य होता है, बट यहाँ पर ऐसा दिखता ही नहीं है। तो 2 केस स्टडी हमने देखे इसमें, और भी आगे देखेंगे 1 पर्सन 1 वोट। अभी देखेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट मिलेगा उसको, मतलब वोट दे पाएगा और उसकी वैल्यू समान होगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए आपकी बुक में कि अंटिल 2015 सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट्स नहीं था वोटिंग देने, वोटिंग राइट्स नहीं था। इट मीन्स सोच लीजिए कि भारत में 1947 से वोटिंग का राइट दिया गया, संविधान लागू हुआ 1950 से वोटिंग का राइट दिया गया, और कितना पीछे हमारे से। इट मीन्स अभी जस्ट 5 साल पहले, अभी 2020 चल रहा है, तो जस्ट 5 साल पहले उन्होंने वोटिंग राइट्स दिया लेडीज को, और कुछ साल पहले ही उन्होंने ये ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार दिया। न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। एस्टोनिया जो सिटीजनशिप में भी चेंजेस है। एस्टोनिया सिटीजनशिप रूल्स में चेंजेस है कि वहां पर जो रशियन माइनॉरिटी पब्लिक है उनको बहुत डिफिकल्टी थी वोटिंग राइट्स पाने के लिए। मतलब कि माइनॉरिटी को भी वोटिंग राइट्स नहीं था। इंडिया में समानता है, साथ में इंडिया की कंपैरिजन करते जाइए। फिजी कंट्री में क्या है कि फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। मतलब कि फिजी जो प्योर फिजी पब्लिक है वहां पर फिजी कंट्री में, तो उनको वोटिंग का राइट्स है। इंडियन फिजियन है, उनको भी वोटिंग का राइट्स है, बट उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर वोट की वैल्यू, तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात हम बता रहे हैं कि सभी को वोटिंग का राइट्स होना चाहिए, पर यहाँ पर वोट की वैल्यू अलग अलग है। तो क्या ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये डेमोक्रेसी के सारे रूल्स इसके अंदर आए? तो यहाँ पर हम देखें कि जो वोटिंग के अधिकार है यहाँ पर, कि वोटिंग सभी को मिलना चाहिए, कि पूरे की पूरी डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को, हर एक एडल्ट पर्सन को 1 वोट का अधिकार होना चाहिए, और वो वोट का समान मूल्य होना चाहिए। ज्यादा तो हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे, इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, इलेक्शन सिस्टम में भी। इसके बाद है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे 1980 में आजाद हुआ। उसके बाद झानू पीएफ पार्टी थी वहां पर, झानू पीएफ जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां की, उसका ही यहाँ पर दबदबा था, उसका ही रूलिंग चलता था 2017 तक। तो इनके जो लीडर थे उन्होंने आजादी में भी हेल्प किया था बहुत बड़ी। तो लीडर मुगाबे, तो मुगाबे जो लीडर थे उनके वो राष्ट्रपति बन गए फिर बाद में, अब वो प्रेसिडेंट बन गए, पर उनका अनफेयर मींस मतलब कि अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन बहुत चलता था। इलेक्शन में बहुत सारी गैर रीतियां करवाते थे और करते भी थे। इसके बाद उन्होंने चेंज इन इलेक्शन सिस्टम में थोड़ा चेंज किया, सॉरी यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम नहीं, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करवाया उन्होंने, थोड़ा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन करवाया। इसके बाद उनका मीडिया के ऊपर, टीवी रेडियो मीडिया के ऊपर भी फुल्ली कंट्रोल था उनका। तो उसी प्रकार से बहुत सारी वो एक्टिविटी ऐसी करते थे कि जिसके अंदर 2017 में मुगाबे को फोर्सफुली यहाँ पर अपनी ऑफिस छोड़ना पड़ा, इट मींस अपने ड्यूटी से उनको निकलना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए कि जो मुगाबे बहुत सारी गलत गड़बड़ी करवाते थे, जिसके अंदर जो विरोध करते थे उनको भी विरोध प्रदर्शन जो करते थे, उनके आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर देते थे कि ये लीगली नहीं है आपका जो कर रहे हो। उसके बाद जो राष्ट्रपति की आलोचना करते थे उसको भी मीडिया, टेलीविजन, रेडियो के ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो यहाँ पर मतलब उनके खिलाफ में कोई बोले तो यहाँ पर वो अपने जो नहीं कर सकते थे। दूसरी बात कि यहाँ से ऐसा था कि अखबार भी स्वतंत्र थे, बट उनके अंदर सरकार की जो आलोचना करते थे ऐसे पत्रकारों को परेशान करते थे, मतलब ऐसे टीवी मीडिया न्यूज़पेपर को बहुत परेशान करते थे। इट मींस यहाँ पर आपने देखा कि वो जज को, कि उसके खिलाफ में जाते थे, वहां पर जज को भी दबाव डालते थे, बट 2017 में पोजीशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल गई और उनको अपनी ऑफिस छोड़नी पड़ी। इट मींस 2017 के बाद दूसरी पार्टी यहाँ पर रूलिंग में आई। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा जानू पीएफ पार्टी का, जिम्बाब्वे का। बट दूसरी बात कि जो कुछ लोकप्रिय नेता भी इस तरह से तानाशाही, और कुछ लोकप्रिय नेता तानाशाही, डिक्टेटरशिप, मोनार्ची की तरह यहाँ पर वर्तन करते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए उचित है? क्या ये रियल डेमोक्रेसी है?
हमने 2-3 एग्जांपल देखे, आगे मैक्सिको और चाइना का एग्जांपल देखा, अभी ये कुछ एग्जांपल यहाँ देखा राइट्स के देखे 1 वोट वाले में। यहाँ पर रूल्स और रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, क्या राइट्स की क्या रिस्पेक्ट रही है इसमें कौन सी डेमोक्रेसी रही, कहने के नाम पे डेमोक्रेसी रही खाली। तो यहाँ पर बहुत सारा आपने देखा कि पढ़ा आपने, यहाँ लिखा हुआ है कि या कुछ गारंटी, क्या गारंटी दे सकते हैं डेमोक्रेसी की। यहाँ जो मुगाबे का आपने देखा, जानू पीएफ पार्टी का जिम्बाब्वे में, तो यहाँ पर आप क्या इसमें कर सकते हैं, इट मींस यहाँ पर हम क्या इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि या कैसी डेमोक्रेसी होगी, किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, मतलब ओलो नाम की डेमोक्रेसी है खाली। यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर कानून के अधिकार और लोगों के द्वारा, इट मींस कि सरकार के द्वारा डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो नागरिकों के अधिकारों के लिए जो लक्ष्मण रेखा खींची हुई है उसका पालन करना चाहिए, और इसके अंदर ही रह के, उस दायरे में रह के ही गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और पब्लिक को भी उसी दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के दायरे में रह के काम करना चाहिए। इसके सामने आप भारत की कंपेरिजन करते जाइए, भारत में रूल्स रेगुलेशन कैसे है, यहाँ पर रूलिंग पार्टी कैसी है, कितने टाइम बाद चेंज हुई, आपके एरिया में कैसे चेंज हुई, आपके स्टेट में कैसे चेंज हुई, मतलब इसी प्रकार से आप इसमें रोटेशन देखते रहिए, तब आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग और रियल अर्थ क्या है।